लिए जनरल नॉलेज के सुपर 100 क्वेश्चन लगभग लेके आई हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एम्स बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, साथ ही साथ जो स्टूडेंट सीपी नेट की तैयारी कर रहे हैं आर्ट्स स्टूडेंट, उन सभी के लिए आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमने रखे हुए इस क्लास में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठे, प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते हुए चलें। देखो यदि आप चीज़ों को लिख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में काफ़ी दिनों तक बनी रहेंगी और आपको चीज़ें याद रहेंगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार पेन कॉपी लेके बैठे और मेरे साथ लिखते हुए चलें और आंसर भी बताते हुए चले कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाए, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समाधि स्थल। यहाँ से आपके एग्जाम में यूपी बीएससी नर्सिंग में एक क्वेश्चन पिछली ईयर पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे और इनको लिखते हुए जाएं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सभी लोग अच्छे से लिखते जाइए और इनको एक दो बार रिवाइज कर लेना जो आपको एग्जाम तक याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर बरियल साइट्स जो आपकी लिखी हुई है बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम वही लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है राजघाट। राजघाट आप सभी को पहले से पता होगा कि ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किसका? महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनका समाधि स्थल यदि आपसे पूछा जाए, बरियल साइट से पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? राजघाट। ठीक है, आप देखो शांति वन किसका है, तो शांति वन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का। अब याद कैसे करोगे, याद कैसे होना है इसे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत ही शांति स्वभाव के थे। जवाहरलाल नेहरू जी तो है वो कैसे थे? बहुत ही शांति स्वभाव के थे। तो उनका जो समाधि स्थल है वो शांति वन है। क्या है आपका? शांति वन। उसके बाद आपका विजय घाट किसका है? तो विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का। बहादुर जी जो थे वो कैसे थे? विजय बहादुर जी, लाल बहादुर जी, ये पूछा जाए कि इनका समाधि स्थल क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो आपका क्या है? विजय घाट। विजय घाट, लाल बहादुर जी विजय है। ठीक है, उसके बाद वीर भूमि किसका है? तो वीर भूमि जो आपका है वो राजीव गांधी का है। राजीव जो थे वो कैसे थे? वीर थे। राजीव जो थे वो कैसे थे? वीर व्यक्ति थे। तो पूछा जाए आपसे कि वीर भूमि समाधि स्थल किसका है, तो राजीव गांधी जी का है। राजीव गांधी जी का है। ठीक है, पूछा जाए आपसे महाप्रयाग घाट किसका है, तो महाप्रयाग जो घाट है आपका वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पद पर रहे हुए थे, लगभग 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला। कब तक रहे, तो 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक। 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति रहे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और 12 वर्षों तक इन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम किसी व्यक्ति ने किया राष्ट्रपति पद पर, तो वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आप बात करते हैं शक्ति स्थल किसका है, तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। इंदिरा गांधी जी जो थी वो बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। तो इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल था। इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो आपका क्या है? शक्ति स्थल। अभय घाट किसका है, तो अभय घाट जो समाधि स्थल है वो मोरारजी देसाई जी जो थे व्यक्ति थे, उनका समाधि स्थल यदि आपसे पूछा जाए तो अभय घाट है। क्या है आपका? अभय घाट। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है वो राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, वीर भूमि और शक्ति स्थल, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आपको लिख लेना है और अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो चलिए अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप देखते जाए, क्वेश्चन का आंसर देते जाए मेरे साथ साथ और कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी FAO। पहली बात तो आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। FAO की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि बताइए FAO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
एसोसिएशन। अब आपसे इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर पूछा गया, तो इसका हेड क्वार्टर जो आपका है वो कहाँ पर है, तो रोम इटली में। रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए FAO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो रोम इटली में। अब आपको कमेंट करके बताना होगा सभी स्टूडेंट को कि FAO की स्थापना कब हुई थी। देखते हैं कौन सबसे अच्छा आंसर इस क्वेश्चन का दे रहा है, सबसे सटीक यानी सही आंसर दे रहा है। तो FAO की स्थापना कब हुई थी, ये मुझे कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के लिए। पूछा जाए आपसे कि बताइए वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो एक बार फिर देख लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या गया, तो मुख्यालय पूछा गया। मुख्यालय से पहले आपको पता होना चाहिए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क में कितने देश आते, तो 8 देश शामिल है। 8 दिसंबर को स्थापना हुई तो 8 देश ही इसमें शामिल है। कितने देश शामिल है, 8 देश। अब वो कौन कौन से 8 देश है, उन देशों के नाम भी आपको पता होने चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा सार्क से संबंधित नहीं है, या निम्न में से कौन सा सार्क में शामिल है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप सभी लोग नोट डाउन करना मेरे साथ। सार्क में 8 देश आते हैं, कितने, 8 कंट्रीज आती हैं। वो 8 कंट्री कौन कौन सी है, तो हम शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं, अफगानिस्तान, आपका बांग्लादेश, आपका भूटान, फिर उसके बाद आपकी इंडिया अपना देश, फिर उसके बाद आपका मालदीव के बाद आपको याद करना नेपाल, जो सभी ये अधिकांश ये सभी पड़ोसी देश है, आप सभी को पता है, PK, और उसके बाद आपका है श्रीलंका। ये सभी देश जो आपके हैं वो सार्क से संबंधित हैं। श्रीलंका तो कौन कौन से, अफगानिस्तान, आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश आपके सार्क में आते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आप सभी को पता होगा, काठमांडू में इसका मुख्यालय जो कहाँ पड़ता है, तो वो नेपाल में पड़ता है। और नेपाल वैसे भी इसका सदस्य है, सार्क सदस्य देश है, ठीक है। तो काठमांडू पूछा जाए कि काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है नेपाल में, तो वो सार्क का हेडक्वार्टर आपका है, जिसकी स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई थी। कब, 8 दिसंबर को, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, जो भी इंपोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1944 ईस्वी में हुई थी। वर्ल्ड बैंक के 2023 में अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, तो भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजय बंगा। ये भारतीय मूल के हैं जो आपके वर्ल्ड बैंक के एक प्रकार के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो वॉशिंगटन DC में है। आपका कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर आपका है। वॉशिंगटन DC में इसका क्या हेडक्वार्टर है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि बताइए वेयर इज द इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लोकेटेड, यानी औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान जो आपका है टॉक्सिकोलॉजी, वो आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, यानी कि यूपी में। कहाँ पर है, लखनऊ, यूपी में आपका औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान जो केंद्र है वो स्थित है, लोकेटेड है, ठीक है। याद हो जाना चाहिए आपको, इंपोर्टेंट है आपके लिए। यूपी के क्वेश्चन अधिकांश आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि पेपर आपका यूपी का है। लेकिन जो आपके एम्स BSc नर्सिंग वाले बच्चे हैं वो थोड़ा और भी ध्यान रखिए चीज़ों को, क्योंकि आपका इंडिया से संबंधित एग्जाम है, तो आपको इंडिया की लगभग चीज़ें पता होनी चाहिए। और यूपी वालों को भी लगभग इंडिया की चीज़ें, कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है।
बात करते हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपकी मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में है, जो आपको पता होनी चाहिए। कहीं पर नोट डाउन कर लेना, पूछा जाए आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो आपका है वो कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका, कोलकाता में है। कहाँ पर है आपका? कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ पर है ये? तो ये आपका जयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ राजस्थान में कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, वो कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में आपका स्थित है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन जरूर करें अपने नोटबुक पर। कैंसर जागरूकता दिवस, कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 4 फरवरी को, 4 फरवरी को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम जो महत्वपूर्ण दिवस थे आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं नर्सिंग एग्जाम में, वो हम एक वीडियो में करा चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे पहले भी हम कुछ जनरल नॉलेज की क्वेश्चन करा चुके हैं, लगभग हमारे हिसाब से 400-500 क्वेश्चन हम करा चुकी होंगी। तो करा चुके वो क्वेश्चन भी आप देख के जाएं जो आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले। उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन सभी वीडियो को देख लें 2-3 दिन में। ठीक है, जो बच्चे यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, या आप पैरामेडिकल का, या आप एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो वो सभी वीडियो आप देख के जाए तो आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए आगे आपका एक दिवस दिया हुआ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेडिकल लाइन से संबंधित है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए कुष्ठ जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ जागरूकता दिवस जो है वो आपका 30 जनवरी को कुष्ठ जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि लेप्रोसी अवेयरनेस डे कब है? तो वो 30 जनवरी को है। कब है? 30 जनवरी को। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी बीएससी नर्सिंग में पिछले ईयर की 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? इनकी मार्टिर डे जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है? वो भी 23 मार्च को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। उसके बाद किसके शहीद होने पर मनाया जाता है? तो वो व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति थे जिनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को। अब किस सन को दी गई थी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना कि किस सन को इनको फांसी दी गई थी, इन तीनों व्यक्तियों को जिनके फांसी के जितनी तभी से शहीद दिवस मनाया जाने लगा है। तो वो 3 व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक थे आपके भगत सिंह, क्या नाम था उनका? भगत सिंह था एक का नाम था राजगुरु, क्या था? राजगुरु। और एक का नाम था सुखदेव। ये तीनों व्यक्तियों को एक साथ फांसी दी गई थी। वो भी कब दी गई थी? 23 मार्च को। तभी से आपका शहीद दिवस मनाया जाने लगा। किस सन को दी गई थी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए कौन कौन स्टूडेंट बताता, क्योंकि हम ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुकी हूँ। ठीक है, बताया हुआ था मैंने, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो वो आपका 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है।
आगे आपका एक दिवस दिया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट की बताइए, चिकित्सक डे यानी कि डॉक्टर डे कब मनाया जाता है। तो डॉक्टर डे जो है वो 1 जुलाई को। अब किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो वो अभी आगे क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है, यानी कि चिकित्सक डे मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। अब किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो एक व्यक्ति थे जिनका यहाँ पर हम नाम अभी आपको बता रहे हैं, आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है कि हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज डॉक्टर्स डे, यानी कि किसके जन्म दिवस पर डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। तो वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर BC रॉय, यानी कि जिसे कहा जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। इनके जन्म दिवस, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1882 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर डॉक्टर डे मनाया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है वो 1 जुलाई को ही हुई थी। उसी दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी तारीख को इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन डेट क्या थी, 19 सन थी आपकी 1962। 1882 में इनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हुई थी। और 1 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है, डॉक्टर डे मनाया जाता है। तो आप सभी लोग किसके जन्म दिवस पर, तो डॉक्टर BC रॉय या बिधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मेडिकल डे, वो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट है कि बताइए दी डे ऑफ डिस्कवरी ऑफ फेमस इंडियन साइंटिस्ट CB रमन इफेक्ट इज सेलिब्रेटेड एज साइंस डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी किस तारीख को आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो किसके खोज के लिए, तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CB रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए CB रमन इफेक्ट के बारे में किसने बताया था। तो CB रमन ही व्यक्ति थे, उनके नाम पर ही इफेक्ट रखा गया है, प्रभाव रखा गया। और वो कहाँ के थे, वो भारतीय वैज्ञानिक थे। भारतीय वैज्ञानिक CB रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो विज्ञान दिवस आप सभी को पता है कि वो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि साइंस डे के रूप में आपका मनाया जाता है। वो भी किसके, तो CB रमन इफेक्ट के खोज के दिन के लिए। ठीक है, खोज वाले दिन के को ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। तो एशियाई खेलों का सर्वप्रथम जो आयोजन हुआ था वो सन 1951 ईस्वी में हुआ था। एशियाई खेलों का व्हेन वाज द एशियन गेम्स और ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो 1951 ईस्वी में कब हुआ था, 1951 ईस्वी में एशियाई गेम्स का ऑर्गेनाइज्ड हुए था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, गोल इज द ऑटो बायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल नाम की एक आत्मकथा है, वो किस भारतीय खिलाड़ी की है, वो भी हॉकी खिलाड़ी की है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध आपके हॉकी खिलाड़ी हैं जो जाने माने आपके पहचाने व्यक्ति हैं, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद्र, यानी हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र जी जो है आपके, उनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है गोल। क्या नाम है उसका, गोल है, जो किसके, मेजर ध्यानचंद्र जी की है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का नाम है गोल। क्या नाम है, गोल, लक्ष्य। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, UP BSc नर्सिंग में शायद। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो भाषा के आधार पर जो राज्य बने हुए थे वो 1953 ईस्वी में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, तो वो सन 1953 ईस्वी में आपका किया गया था। अब भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है भारत का, तो भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म आपका लिंग्विस्टिक बेस वाज, यानी कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो आपका राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला फर्स्ट आपका राज्य है भारत का। वो भी कब, 1953 में भारत ये राज्य आपके बनना शुरू हुए थे भाषा के आधार पर। तो ये सबसे पहला राज्य है जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद कर लेना, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए।
आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुकी हूँ। देखिए किस किस को बच्चे को इसका आंसर पता है। वाई विच आर्टिकल द राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार फॉर द चिल्ड्रन 16 to 14 ईयर्स हैज बीन कंसीडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। देखो क्वेश्चन जो यूपी बीएससी नर्सिंग में आता है वो केवल इंग्लिश भाषा में आएगा, तो जो यूपी बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दें, और जो आपके सीबी नेट वाले बच्चे हैं या एम्स बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं उनका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। इसलिए हम दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि वो भी बच्चे क्लास को देखते हैं तो फिर वो बाद में कमेंट करते हैं मेरे पास। लेकिन इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं जिनका इंग्लिश में पेपर आएगा वो इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एक दो बार आप पढ़ोगे इंग्लिश में तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो और एक दो बार रिवाइज कर लो, पक्का याद हो जाएगा गारंटी से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मेरी बात को सुनना। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया था। जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में निःशुल्क में शिक्षा दी जाती है, वो किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। तो एक आर्टिकल है जिसका नाम है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21A। ए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में 21 मिल सकता है, 21A मिल सकता है, तो आप इस पे टिक नहीं करें, आप 21A पे टिक करना है, आपको 21A पे आपको टिक करना है, ठीक है। आपको वो कंफ्यूज करने के लिए 21 भी देंगे और दिया होता है ऑप्शन में 21 है कि 22 है, 21A है या 23 है, तो आपको आंसर जो टिक करना है वो 21A पर टिक करना है, ठीक है। 21A में शिक्षा का अधिकार के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल में, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 21A, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का जो अधिकार होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, यानी कि संवैधानिक अधिकार होता है। नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, संवैधानिक अधिकार होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका होता है, संवैधानिक अधिकार होता है सभी का। मत देने, जब वोट देने का जो अधिकार होता है वो एक संवैधानिक अधिकार आपका होता है, ठीक है। आपसे दिया जा सकता है उसमें नागरिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है, कैसा अधिकार है, तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो आगे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, तो एक व्यक्ति है, यानी कि जो भारत के मुखिया जिनको कहा जा सकता है, जो आपके राष्ट्रपति जी जो होते, प्रेसिडेंट जो होता है उस वही आपका प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है। तो नियुक्ति पत्र जो बनता है प्रधानमंत्री को वो राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा आपका दिया जाता है, ठीक है। आगे आपको देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी में यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले आप जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इस चीज को अपना इंग्लिश में कन्वर्ट जरूर कर लें और उसे एक दो बार देख जरूर लें। हिंदी में मुझे मिला, हिंदी में हम आपके लिए लेकर आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है कि बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस जो है वो कब स्थापित की गई थी, तो सन 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, डिवीजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। बंगाल डिवीजन जो हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, वो कब हुआ था, तो सन 1905 ईस्वी में आपका हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग कब स्थापित हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में। पूछा जाए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो 1908 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम यानी कि एक्ट, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम जो एक्ट आया था वो कब आया था, तो सन 1909 ईस्वी में। कब, सन 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार, 9 से लगा देना, 9 तो 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आपका पारित हुआ था। 1913 में गदर पार्टी या गदर आंदोलन जब कब शुरू हुआ था, तो 1913 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध था आपका, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका था वो कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। और सेकंड कब था, तो 1945 ईस्वी में आपका है सेकंड। 1945 के नहीं 1939 से 1945 शायद है, ठीक है। जो आपका सेकंड विश्व युद्ध है 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला हुआ था शायद। और आपका गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था, गांधी जी इंडिया में कब आए हुए थे, तो वो 1915 ईस्वी में। पढ़ के आए हुए थे ये,
दूसरे देश से, तो वो कब आए थे भारत में? यदि पूछा जाए तो गांधी जी का जो भारत में जो आगमन है वो 1915 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाए आपसे लखनऊ समझौता, होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता, होम रूल लीग आंदोलन जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों चीजें आपकी। चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछा जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में स्टार्ट में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन जो है वो आपका 1917 से स्टार्ट हुआ था और आंदोलन हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार। पूछा जाए आपसे कि बताइए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ये भी आपका संबंधित है, गांधी जी ने संबंधित है ये भी। तो ये आपका 1918 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब आया था? 1919 ईस्वी में। ये तीनों ही आपके 1919 में हुए। कब हुए? 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन पूछा जाए आपसे तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। ये आप सभी लोग जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें और इसे पढ़ लें अच्छी तरीके से। मैं इंग्लिश में नहीं लेके आया, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता, क्वेश्चन काफी थे मेरे पास। उसके बाद चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा जो हत्याकांड है वो 1922 ईस्वी में। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में आपका हुआ था। यहाँ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये हत्याकांड जलियांवाला पूछा जाता है, चोरी चोरा आपसे पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान में रखना है आपको। बंगाल विभाजन आपसे पूछा जाता है, कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछी जाती है। ये 2-3 जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनऑपोज्ड वाज, यानी ये व्यक्ति थे, उनका नाम था, ये आपके 6 नंबर के व्यक्ति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। और ये 6 नंबर के थे, इनका नाम क्या था? तो नाम था इनका नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी नाम के एक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने हुए थे, भारत के 6 नंबर के राष्ट्रपति थे जो आपके निर्विरोध चुने गए थे, एकमात्र राष्ट्रपति थे ये आपके। तो पूछा जाए आपसे निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो वो आपके नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो कितने नंबर के थे? 6 नंबर के थे। पूछा जाए आपसे कि हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? फ्रॉम वेयर इज अवर नेशनल एंथम कंपाइल्ड। तो ये आपका हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो आप सभी को पता है आनंद मठ से संकलित है, आनंद मठ से आपका लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो कहाँ से संकलित है, कहाँ से कंपाइल्ड है? तो वो आपका आनंद मठ से। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? देखो विश्व से क्वेश्चन तो वैसे बहुत जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम आपका नहीं है, लेकिन कुछ जनरली क्वेश्चन है जो आपको पता भी होने चाहिए, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कक्षा 6 के बच्चे को भी पता होते हैं, वो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है आपका, उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो आपका है वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो ये आप अपना कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, आगे देखिए, आगे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है नील नदी। नील नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? तो वो लंबाई है आपकी 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी नदी है? तो नील नदी है आपकी। कौन सी है? नील नदी। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो उसका नाम है माजुली द्वीप है, जो भारत में ही आपका है। कहाँ पर है? भारत में माजुली द्वीप है जिसका नाम क्या है? माजुली। और ये नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, वो कहाँ पर है? भारत में आपका। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश यदि आपसे पूछा जाए और भारत कितने नंबर पे आता है बड़े में? तो भारत जो है वो आपका 7वें नंबर पे आता है। भारत का पूछा जाए कि भारत कितने नंबर पे आता है देश में सबसे बड़े में, तो वो 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। लेकिन सबसे बड़ा देश जो आपका है वो रूस है। कौन सा है? रूस पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका आता है कौन सा?
रूस के बाद आपका कनाडा, ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है अमेरिका, यूएसए जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। भारत हमारा जो है वो 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है भारत? 7वें नंबर पे, ठीक है। तो और जनसंख्या में पूछा जाए तो भारत सबसे अकेला है अब तो, ठीक है। जनसंख्या में यदि आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो आपके भारत देश में अब है। वैसे चीन में हुआ करती थी, लेकिन अब इस साल जनगणना में बताया गया कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई अब। तो वैसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो रूस है, सेकेंड नंबर पे कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर 7वें नंबर पे आपका भारत है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो आपका रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ये कहां पर पड़ता है? तो अफ्रीका में आपका है। कहां पर है आपका? अफ्रीका में, ठीक है। आगे देखिए, जल्दी जल्दी देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया लार्जेस्ट डेजर्ट, एशिया का पूछा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वो आपका गोबी डेजर्ट है। कौन सा है? गोबी डेजर्ट। वो गोभी नहीं खाने वाली, ये गोबी आपकी किसी रेगिस्तान की बात कर रहे हैं हम। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो आपका है वो कौन सा है? गोबी रेगिस्तान है, ठीक है। और वैसे पूछा जाए, पूरा विश्व का पूछा जाए तो सारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में पड़ता है। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो वो चोटी आपकी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ज्यादा सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो 8,804 यानी 8,848 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंटेन पीक है। तो उसकी ऊंचाई पूछी जाए तो आपकी 8,848 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नहीं हम आपको करा रहे हैं। फिर अभी भारत के कुछ क्वेश्चन है, कुछ बांध से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो क्लास को पूरा जरूर देखें। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया जैसा मुझे पता चल रहा है, तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। एक बार शेयर कर दे, ज्यादा नहीं, उसके बाद आप क्लास को कंप्लीट देख के जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता चल गया कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूछा जाए लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो कैस्पियन सागर आपका कौन सा है? कैस्पियन सागर। आगे आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो विश्व की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है जिसका नाम है लेक सुपीरियर। लेक सुपर का अर्थ पता ही है आपको, सुपर यानी कि ताजे पानी की जो झील है आपकी वो क्या है? सुपीरियर। लेक सुपीरियर नाम की जो झील है वो विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी है, जिसका नाम है लेक सुपीरियर। क्या नाम है? लेक सुपीरियर, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया है कि बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो झील का नाम है बेकाल। यदि आपका काल आएगा तो फिर समझ लो बेकाल झील। जो बेकाल, यदि आप गहरी में जाओगे तो आपका काल है वो निश्चित ही है। यदि आप गहरी झील में घुसोगे, गहरे पानी में घुसोगे, तो आपका काल जो है वो निश्चित है, टाइम आपका आ गया, मृत्यु होने की संभावना है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो बेकाल झील। बेकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी झील है? गहरी झील है आपकी। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आपका सबसे बड़ा डेल्टा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी में है? तो गंगा नदी में है। ये कहाँ पर है? ये गंगा नदी में आपका। आगे देखिए, आगे आपको क्वेश्चन दिया, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बिगेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आप सभी ने सुना होगा, जिसका नाम है महाभारत। नाम ही है उसका मान की बहुत बड़ा, महाभारत। महाभारत जो है आपका वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए,
आगे आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, लंबा बांध, ये बहुत सारे बांध आपसे पूछे जाते हैं, जो पूछे भी जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टेहरी बांध, जो किस नदी पर है और कहां पर है। तो टेहरी बांध है किस नदी पर है, तो ये आपका भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी जो है उस पर आपका ये बांध बना हुआ है। और ये है कहां पर, तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में है। पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टेहरी बांध है। कितना है, तो 260 किलोमीटर ऊंचा, ठीक है, 260 किलोमीटर ऊंचा है। और ये कहां पर है, किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। याद कर लो, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का लंबा ऊंचा बांध कौन सा है, ये था यहाँ पर क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, हाईएस्ट नहीं, लंबा ऊंचा, यहाँ पर क्वेश्चन आप लिख लेना, लंबा ऊंचा, भारत का सबसे लंबा ऊंचा बांध कौन सा है। तो वो आपका बांध दूसरा है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा, यानी लंबा भी है, कैसा है, लंबा है और ऊंचा भी है। तो लंबा बांध पूछा जाता है आपसे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऊंचा पूछा जाए तो टेहरी बांध है, और लंबा पूछा जाए आपसे तो हीराकुंड बांध है, जो कहां पर है, वो आपका सतलज नदी पर है। कहां पर है, सतलज नदी पर है, आपका सतलज नदी पर है, सॉरी सतलज पे नहीं है, सॉरी महानदी पर है, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है वो आपका कहाँ है, पर महानदी पर है। ये कहां पर है, तो ओडिशा में है। महानदी पर कहां पर है, ओडिशा में ये पड़ता आपका है। भारत का सबसे ऊंचा लंबा बांध पूछा जाए तो वो कौन सा, हीराकुंड बांध है, जो कहां पर है, महानदी, ओडिशा में, महानदी पर है और ओडिशा में आपका है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध हम आपको पहले भी बता चुके हैं, नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध के किनारे ही आपकी फोटो बनी हुई है, किनकी फोटो हमने एक दिन बताई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो काफी ऊंची, सबसे ऊंची मूर्ति है आपके यहाँ की। तो नर्मदा नदी, किस पर, नर्मदा नदी पर आपका है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है, आपका नर्मदा नदी पर। यहीं पर और बांध आपसे पूछा, जैसे पूछा जाए कि जवाहर सागर बांध कहाँ पर है। जवाहर सागर बांध जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर है, तो वो आपका जो बांध है वो आपका चंबल नदी पर है। कहाँ पर है, चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध जो है आपका वो कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। यहीं पर आपसे पूछा जाए, बताइए कोयना बांध कहाँ पर है। कोयना बांध पूछा जाए आपसे तो कोयना बांध जो है आपका वो कहाँ पर है डैम, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कोयना बांध जो है वो आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछा जाए कि बताइए अलमाटी बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है, अलमाटी बांध, अलमाटी डैम कहाँ पर है ये, तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। किस पर है, कृष्णा नदी पर है कहाँ पर ये, तो ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक कृष्णा, कहाँ से कहाँ लगा देना, कर्नाटक कृष्णा नदी पर आपका अलमाटी बांध है। कौन सा बांध है, अलमाटी। कृष्णा जी क्या खाते थे, माटी खाते थे। कृष्णा जी जो थे, कृष्ण कन्हैया जो थे वो सबसे ज्यादा क्या खाते थे, माटी खाते थे। तो आपको ऐसे याद कर सकते हो, अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि नागा अर्जुन बांध कहाँ और किस नदी पर है, तो ये नागा अर्जुन, अर्जुन और कृष्णा एक साथ रहते थे, तो ये भी आपका कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर ये बांध बना हुआ। कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में आपका है। कि जो आपका नागा अर्जुन बांध है, डैम है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका नागा अर्जुन डैम है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन दिया कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, विच इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। यानी भारतीय संसद का जो निम्न सदन, एक आपसे निम्न सदन लोअर हाउस पूछा जाएगा, एक आपसे अपर हाउस पूछा जाएगा। और ये दोनों ही हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि अपर हाउस कौन सा होता है, अपर हाउस आपका होता है राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है उसे अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। जबकि आपका जो निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है, वो आपका होता है लोकसभा। लोकसभा जो है वो आपका क्या होता है, निम्न सदन होता है। जबकि आपका जो उच्च सदन होता है, अपर हाउस जिसे कहा जाता है, वो आपका कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद कर लें, निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन आपका कौन सा है, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, लोकसभा और राज्यसभा में। और संसद में आपके राष्ट्रपति, देखो संसद जो होता है वो हमेशा याद रखिए, संसद तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। संसद में तीन चीजें आती है आपके, राष्ट्रपति आता है उसमें,
राष्ट्रपति संसद में शामिल है आपका, लोकसभा आपकी संसद में आती है, ये भी संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर आपकी बनी होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर आपकी पार्लियामेंट जो है वो बनी होती है। ठीक है, इसमें 3 अंग शामिल हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई से संबंधित थे आपके, किससे संबंधित थे, शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपका था शहनाई। क्या था आपका, शहनाई, जो आपने देखी होगी शादी ब्याह में बजती हुई। ठीक है, आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। अभी हमने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका समाधि स्थल कहाँ था। अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में हमने आपको बताया था कि बताइए जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल कहाँ था। यहाँ पर नेहरू लिख लो, नेहरू नहीं, नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल था वो हमने अभी बताया था, जवाहरलाल नेहरू जी थे वो शांति स्वभाव के थे, तो उसका क्या था, शांति घाट, शांति वन था। क्या था, शांति वन इनका समाधि स्थल। ठीक है, आगे देखिए, तो इन्हें डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूछी जाए तो वो किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की है आपके। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका कि बताइए भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्र हुआ था, उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन बने हुए थे। तो ब्रिटेन के जो पीएम थे, मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उनका नाम था क्या, व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, क्लेमेंट इटली नाम के व्यक्ति थे। एटली नाम के जो व्यक्ति थे वो भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेट एटली। तो ये नाम आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया होगा कि फाल्ट शब्द किससे संबंधित, इन विच गेम इज द टर्म डबल फाल्ट। डबल फाल्ट शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो डबल फाल्ट जो शब्द है वो टेनिस से संबंधित है आपका, किससे संबंधित है, टेनिस से। डबल फाल्ट शब्द जो है वो काय से संबंधित है, तो वो आपका टेनिस से संबंधित है। इस प्रकार के हम क्वेश्चन और भी आपको करा चुके पीछे वीडियो में, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो हमारे साथ। ठीक है, तो डबल फाल्ट जो शब्द है वो टेनिस से आपका संबंधित है। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस जो है वो पूछा जाए कि वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड लीवर डे जो है वो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को। और दूसरी बात, जो आपका यकृत होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जाए आपसे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है आपके शरीर में, तो वो आपकी यकृत यानी कि लीवर होता है। पूछा जाए लीवर का कार्य क्या होता है, तो लीवर जो है वो विटामिन B12 का संचय करता है, स्टोर करता है। विटामिन B12 को स्टोर करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है, शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालता है। शरीर में जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको ये निकालने का काम भी करता है। कौन, हमारी यकृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में महत्वपूर्ण ऑर्गन है। पूछा जाए कि हमारे शरीर में टॉक्सिक पदार्थों को कम कौन करता है, जहरीले पदार्थ को बाहर कौन निकालता है, तो वो आपका यकृत ही निकालता है। विटामिन B12 का स्टोर कौन करता है, तो यकृत करती है। ग्लूकोज को ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो यकृत करती है। दूसरी बात, पूछा जाए आपसे कि यकृत जो है उसमें यूरिया का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमोनिया से यूरिया बनती है, जो आपकी वो कहाँ पर बनती है, यकृत में ही आपकी बनती है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर, वेयर इज द फर्स्ट एटॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया। तो भारत का जो आणविक केंद्र है प्रथम, वो आपका तारापुर में है। कहाँ पर है ये आपका, तारापुर। अब ये पड़ता कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो तारापुर, महाराष्ट्र में आपका स्थित है। आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हुए थे, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो आपके व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यदि आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन से थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यदि आपसे पूछा जाए
तो वो आपके प्रथम थे, लास्ट ये अंतिम भी थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो आप सभी को पता है सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचारी जो थे वो आपके क्या थे, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने हुए थे। कब बने थे? तो सन 1948 ईस्वी में। और उसके बाद तो फिर हमारे यहाँ पर गवर्नर बनना शुरू हो गए थे, राज्यपाल बनना शुरू हो गए थे। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? तो सी राजगोपालाचारी नाम के व्यक्ति थे। और कब बने हुए थे? तो सन 1948 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? द फर्स्ट इंडियन ऑफ रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। भौतिकी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो वो व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन नाम के व्यक्ति थे जिनको सन 1930 ईस्वी में, डॉक्टर सीवी रमन को सन 1930 ईस्वी में भारत रत्न नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। वो किससे संबंधित थे? भौतिकी से संबंधित थे, फिजिक्स से संबंधित थे। आपके सीवी रमन ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो इन्हें मिला था रमन इफेक्ट की वजह से। जो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव था, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ था। रमन इफेक्ट क्या होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। रमन प्रभाव के बारे में जानकारी इन्होंने दी थी हमें। इसी वजह से इनको सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति बताओ। भारतीय पूछा गया आपसे, विश्व का नहीं पूछ रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति जो था वो कौन थे आपके? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो आपके अंतरिक्ष यानी स्पेस में गए हुए थे। कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में। राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति थे जो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में पहली बार ये गए हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, ऐसे ही वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा कठिन आपसे नहीं आएगा। जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपको पता होने चाहिए, जो आपकी आप 6th 7th 8th में जो पढ़ते आते हो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांश। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत का जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो आपका बना हुआ था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग नाम का एक व्यक्ति था जो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि बताइए भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश का रहने वाला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नाम का व्यक्ति था, वो सबसे पहले गवर्नर जनरल बना हुआ था। कहाँ का? भारत का, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, देखो मोह चलाते चलाते कभी कभार थक जाता है, तो हो सकता है कि सही से कोई शब्द बोले भी नाम से, क्योंकि काफ़ी देर तक वीडियो बनाते बनाते मोह भी थक जाता है बहुत ज़्यादा। वो भी कहता है कि आप बंद कर दो वीडियो बनाना, लेकिन हम ये जो वीडियो बनाना बंद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि पूरा काम आपका कर दिया जाए, बना दी जाए वीडियो, तभी इस क्लास को बंद किया जाए। तो लगातार हम वीडियो जब बनाते हैं तो मोह मेरा जो है बहुत ज़्यादा दर्द भी करने लगता है। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी गर्मी में बना रहे बैठे, इस टाइम कमरे में यदि आप बैठ जाओ आध घंटे के लिए तो हम मान जाएंगे। गर्मी में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वीडियो लगातार बना रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, तो एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हो। तो आप मेरी मेहनत को थोड़ा और अच्छा बनाएं, अच्छे से चीज़ों को पढ़ें और अपना सिलेक्शन लेके आएँ, जिससे मुझे भी बहुत खुशी हो और आपको भी खुशी हो इस चीज़ में। तो बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट तैयार आपके लिए किया जाता है, तो आप उसका अच्छे से प्रयोग करें और चीज़ों को समझें और अच्छे से लिखते हुए सीखते हुए चलें मेरे साथ साथ। ठीक है, नींद में ना वीडियो देखें, हम तो बना ही रहे हैं अच्छे से आपके लिए, लेकिन आप नींद में ना देखें, आप अच्छे से पढ़ें, उस चीज़ को याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो आपके बने हुए थे उनका नाम था न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। नाम क्या था? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया नाम के व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, चीफ जस्टिस बने हुए थे। कब बने हुए थे? तो सन 1950 में, 50 और 51 के बीच में। ठीक है, 1950 के करीबन ये बने हुए थे। तो आपको सन नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आप इतना याद कर लो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। ठीक है, आगे देखिए,
आगे आपका क्वेश्चन दिया कि प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, विच इज द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म। तो प्रथम बोलती फिल्म का नाम है जिसका नाम है आलम आरा। क्या नाम है ये याद कर लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्रथम बोलती हुई फिल्म यानी बोलती फिल्म कौन सी है, टॉकिंग फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है आलम आरा। क्या नाम है, आलम आरा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए कि विच इज द फर्स्ट साइलेंट फिल्म, प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी, साइलेंट फिल्म कौन सी थी। तो वो फिल्म का नाम है, आप सभी ने नाम सुना है उसका, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो थी वो प्रथम मूक फिल्म थी आपकी, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये आप अपना कहीं नोट डाउन कर ले। ये आपसे बोलती फिल्म पूछी जाए तो आलम आरा बताओगे, और प्रथम मूक फिल्म पूछी जाए, साइलेंट फिल्म पूछी जाए तो राजा हरिश्चंद्र बताओगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका दिया होगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाला जो पहला भारतीय है, जो इसे गीतांजलि के लिए, किसके लिए, गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला हुआ था, और उन व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जो जाने माने व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है हमारे देश का क्या, बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, उन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था सन 1913 ईस्वी के करीबन। सन 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। किसके लिए मिला था, किस पर मिला था, तो गीतांजलि पर मिला था। गीतांजलि क्या है, तो एक प्रकार का उपन्यास है जिस पर इन्होंने क्या, जिसे इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में। किसके ऊपर मिला है, तो गीतांजलि के ऊपर। ठीक है, याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता आपसे है। क्वेश्चन आएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो आपके कौन थे, उनका नाम है, व्यक्ति थे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारत के प्रथम क्या थे, आपके शिक्षा मंत्री बने हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद आपके बने हुए थे। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी हुई थी, तो भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी आपकी, जिनका नाम है प्रतिभा देवी पाटिल। ये हम आपको बता भी चुके, कब बनी हुई थी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने एक दो बार नहीं बल्कि 2 बार हम बता चुके आपको। सभी राष्ट्रपति की लिस्ट हम आपको 2-3 बार दिखा चुके क्लास में, और आपको बताना होगा कि प्रतिभा देवी पाटिल जो है वो कब राष्ट्रपति बनी थी, किस सन में। और उसके बाद सेकंड राष्ट्रपति कौन है, प्रथम तो आपकी प्रतिभा देवी पाटिल है, सेकंड नंबर पे कौन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो प्रतिभा देवी पाटिल जो है वो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हुई थी, कहाँ की, भारत की, इंडिया की। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए, तो उन महिला का नाम है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी, जो कब चढ़ी थी, तो सन 1984 ईस्वी में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो वो बछेंद्री पाल है आपकी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट पर 2 बार यानी ट्वाइस बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम है संतोष यादव। क्या नाम है, संतोष यादव नाम की एक महिला थी, जो आपके सबसे 2 बार किस पे चढ़ी थी, एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम एवरेस्ट ट्वाइस। कितनी बार चढ़ी थी, 2 बार चढ़ी थी। तो ये पहली महिला है जो 2 बार इस पे एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली प्रथम महिला कौन सी है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी फर्स्ट वुमेन टू स्टे इन स्पेस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली प्रथम महिला जो आपकी थी, उनका नाम था सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स नाम की जो महिला थी वो सबसे ज्यादा वो अंतरिक्ष में उन्होंने अपना टाइम है वो व्यतीत किया हुआ था बाकी के लोगों की अपेक्षा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाली जो प्रथम महिला थी उसका नाम था सुनीता विलियम्स। क्या नाम था, सुनीता विलियम्स। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील बतानी होगी। भारत में सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रेकर्स वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है आपकी, वो आपकी कौन सी झील है, चिल्का झील। चिल्का झील है जिसका जो कहाँ है, तो ये आपके ओडिशा में है।
कहाँ पर है ये आपकी ओडिशा में एक झील पड़ती है जिसका नाम है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है? भारत का इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल बंदरगाह है, वो मुंबई में है आपका। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में ये पड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पोर्ट है आपका। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च यानी कि फर्स्ट वुमेन जज जो ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला आपसे पूछी गई न्यायाधीश कौन बनी थी? तो उनका नाम आप सभी को पता है पहले से, न्यायमूर्ति मीरा साहिब, मीरा साहिब फातिमा, मीरा साहिब फातिमा नाम की एक महिला थी जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी हुई थी। कब बनी थी? तो सन 1989 ईस्वी में, सन 1989 ईस्वी में सबसे पहले ये बनी हुई थी। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? विच इज द फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो उसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो सबसे पहली मिसाइल है इंडिया की। और ये कैसे मार करती है? तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला, ये जमीन से, ये पूछा जाता है कि ये कैसे, मतलब इस मिसाइल कैसे जाती है? तो जमीन से जमीन, जमीन से जमीन पर मार करने वाली है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका नाम क्या है? पृथ्वी है, जो भारत की प्रथम प्रक्षेपास्त्र से प्रथम मिसाइल बनी हुई थी आपकी। उसके बाद एक आपकी है अग्नि। अग्नि जो है ये भी आपका एक मिसाइल है जो कहाँ पर वार करता है? तो ये जमीन से जमीन, ये भी है जमीन टू जमीन, ये भी वार करता है आपका। ठीक है, लैंड टू लैंड। और उसके बाद पूछा है त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो होता है, त्रिशूल नाम की जो मिसाइल है वो कैसी वार करती है? तो ये जमीन से हवा यानी कि लैंड से, लैंड टू एयर, लैंड से एयर को मारती है, जमीन से हवा में मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली जो आपकी मिसाइल है उसका नाम है त्रिशूल। क्या नाम है आपका? त्रिशूल। त्रिशूल आप जब भी फेंकोगे तो कहाँ फेंकोगे? हवा में फेंकोगे। हवा में फेंकोगे ऊपर, उतना ही ज्यादा उड़ के दूर जाएगा ये। तो ऊपर जब फेंकोगे किसमें फेंकोगे? हवा में। तो त्रिशूल जो है वो लैंड टू एयर मार करता है। ठीक है, ये आप याद कर लें, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? नरोरा परमाणु विद्युत गृह यानी वेयर इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो आपका कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो है वो कहाँ पर है? बुलंदशहर यूपी में। बुलंदशहर जो आपका यूपी में पड़ता है, बुलंदशहर, बुलंदशहर ये यूपी में है आपका। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? पावर प्लांट कहाँ पर है? तो बुलंदशहर यूपी में आपका है। उसके बाद आपका पूछा जाए क्वेश्चन की बताइए, भारत रत्न, भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? द कंट्री सेकेंड हाईएस्ट ऑनर आफ्टर भारत रत्न, भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो सम्मान यदि आपसे पूछा जाए तो वो सम्मान है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म श्री ये आपने सुना होगा, पद्म भूषण। तो पद्म विभूषण है आपका, कौन सा है? पद्म विभूषण, जो लिखने में भी बड़ा है, पद्म भूषण नहीं है, विभूषण है आपका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ देखो यहाँ पर मेन ऑथर एंड बुक, कुछ मुख्य लेखक हैं आपके, उन लेखक और उनकी बुकें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी जा चुकी हैं। जैसे सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लेखक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम था, आप लिखते जाएं कहीं पर, हम लिख के यहाँ पर टाइप करके नहीं लाए, इंडिया डिवाइडेड। थोड़ा ही है, थोड़ी ही ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, 10-5 उनको लिख लें कहीं पर, इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछी जाती है मौलाना अबुल कलाम की, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम की पूछी जाती है, जिसे अब्दुल कलाम कहते हैं। मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इंडियाज बिन्स फ्रीडम, इंडियाज बिन्स फ्रीडम, इंडियाज बिन्स फ्रीडम नाम की जो पुस्तक है वो अंग्रेजी में लिखी गई थी। और ये किसकी पुस्तक है? ये मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक है। मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। 1-2 बार आप इन पुस्तकों को लिखोगे तभी याद रहेंगी। आप देख रहे हो वीडियो को, केवल सुन रहे हो तो आपको याद नहीं होगा, लिखते हुए चले मेरे साथ साथ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम की क्या है? इंडियाज विंस फ्रीडम। आगे देखिए, आगे आपके लिए यहाँ पर है
कि बताइए मुंशी प्रेमचंद, ये पूछी जाती है आपसे, ये आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी 9th 10th में। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक कौन है, जो मुख्यतः पूछी जाती है। एक आपकी गोदान पूछी जाती है आपसे, गोदान है आपका, गबन है, एक आपकी रंगभूमि। ये तीनों पुस्तक आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि बताइए गोदान किसकी है, गबन किसकी है, रंगभूमि किसकी है। गोदान, गबन और रंगभूमि ये जो है वो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताइए महादेवी वर्मा की कौन कौन सी है, तो महादेवी वर्मा की जो मुख्यतः पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है कौन कौन सी, यामा पूछी जाती है आपसे, एक नीरजा पूछी जाती है। नीरजा पुस्तक किसकी है, तो महादेवी वर्मा। एक निहारिका नाम की जो पुस्तक है ये भी आपकी पूछी जाती है, महादेवी वर्मा की है, ठीक है। उसके बाद मैथिली षडगुप्त जी की पूछी जाती है एक पुस्तक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैथिली षड जी की एक पुस्तक पूछी जाती है, राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, राष्ट्रीय लेखक माना जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। मैथिली षडगुप्त की पुस्तक है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है साकेत एक पुस्तक है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक आपसे पूछा जाता है यशोधरा जो पुस्तक है ये भी आपकी मैथिली षडगुप्त की है। एक और है आपकी भारत भारती नाम की जो पुस्तक है ये भी आपकी मैथिली षडगुप्त की है। किसकी है, मैथिली षडगुप्त की है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है उर्वशी किसकी है, उर्वशी किसकी पुस्तक है, तो उर्वशी नाम की जो पुस्तक है वो आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनकी पुस्तक का नाम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है उर्वशी। कौन सी पुस्तक है, उर्वशी। यहीं पर आपसे पूछा है गीतांजलि, अभी हमने आपको बताई थी। गीतांजलि पुस्तक जो है वो किसकी है, तो वो आपकी गीतांजलि पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम पूछा जाए तो आप बता दोगे क्या, गीतांजलि, ठीक है। तो ये कुछ बुकें थी, और भी बहुत सारी बुकें हैं वो हम आपको करा देंगे। नहीं तो आप एक बार इन पुस्तकों को पढ़ के जरूर जाएं, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। महात्मा गांधी की, कुछ सुभाष चंद्र बोस की होंगी, आपकी जवाहरलाल नेहरू की होंगी। इन सभी पुस्तकों को, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, हमने पहले बताई थी आपको, शुरुआत में ही बता दी थी ये तो कुछ पुस्तकें हैं जो आप पढ़ के जरूर जाएं, जो आपके एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। ज्यादा डीपली नहीं जाना आपको, जनरली आपको याद करके जाना है जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारे हिसाब से यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 100 के करीबन क्वेश्चन थे। जब सबको मिला दिया जाए, जो भी हमने आपको कराए, पॉइंट कराए हो चाहे क्वेश्चन कराए हो, उन सबको मिला दिया जाए तो लगभग 100 क्वेश्चन थे आपके। तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट थे, 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे का नाम है बायोलॉजी विद आरती। कोई भी अपडेट आती है, कुछ भी हमारे पास क्लास से संबंधित सूचना होती है तो इसी चैनल पर सबसे पहले हम भेजते हैं, बायोलॉजी विद आरती, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।